I'm pleased to have all of you join us again today for a very interesting episode on the Big Leap initiative. We are very pleased to say that the Big Leap is now in episode 52, and we are very near completion of 1 year of the Big Leap initiative. And I must thank all the support all our partners have given for this initiative. I'm very pleased to have today with me in today's discussion Mr. Paresh Shah from Mumbai. So welcome Paresh sir. So I want to share a very interesting story of Paresh Bhai before I start. This is about 4 years back. Mirai Asset was, revamping its distributor website, and we were creating a section called as Wall of Fame. And we wanted to share very interesting stories of our partners in the Wall of Fame section. And we thought, what is the first story that we should start with? And we came across a very beautiful article which Paresh Bhai had written. And that actually has been the first story that we covered in our Wall of Fame section on the Mirai Asset website. So Paresh sir, I must tell you that story was so inspirational that actually I also myself thought I should also start moving to the distributors fraternity and become an partner like you and helping investors create wealth. Let me start with the first question. और हमारे सब पार्टनर्स जानना चाहेंगे कि आपने आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे एंट्री की. What made you come to this beautiful industry of mutual funds? अभी सबसे पहला तो मैं इस लाइन में बाई चांस आ गया हूँ. मैं इस लाइन का था ही नहीं. मैं सबसे पहले उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस में था और अगस्त 98 में मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जबरदस्त. तो उसके बाद मैं इस लाइन में मुझे जबरदस्ती से ढकेला गया है. तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो इंश्योरेंस सेक्टर पे है तो तू ये साइड पे आ जा, कंपनी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वो सब काम कर. तो ऐसा ऐसा मैंने किया तो सही वो काम. बाद में उसने बोला कि थोड़ा अभी एक्सपेंड करते हैं हम लोग अब बिजनेस, तो म्यूचुअल फंड बिजनेस में आए. तो स्टार्टिंग में तो म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम. तो थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा थोड़ा करके पूरा नॉलेज लिया उसका म्यूचुअल फंड का. फिर उसके बाद हर एक क्लाइंट को मैं बताते गया कि भाई आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कंपनी एफडी में करते हो तो उसके जगह पे ये इनकम फंड में इन्वेस्टमेंट करो. एनएससी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप थोड़ा इसमें करो टैक्स सेविंग स्कीम में. फिर अगर आप थोड़ा केवीपी में करते हो तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करो. उस हिसाब से पार्टी लोग को बताते गया. पार्टी बोलता है कि नहीं इसमें तो रिस्क है ना, शेयर बाजार का है. मैं बोला सबसे पहले तो मैं मेरा खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरी बैंक में मैं हर दम एनी टाइम बोलो मेरा इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट दिखाई देगा. जो स्कीम में मेरा पैसा है वही स्कीम मैं क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ. परेश भाई, आपकी स्टोरी से एक बहुत अच्छा चीज जो मेरे को सीखने को मिलता है कि अगर आपको क्लाइंट्स को कन्विंस करना है कि आप ये स्कीम में इन्वेस्ट करिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो स्कीम में कन्विंस्ड हो कि नहीं. और जैसे आपने बताया कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पहले आप आपके खुद के पैसे उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो. कि आपकी स्टोरी में आपने बताया था कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्मल क्लाइंट्स नहीं है. नॉर्मल क्यों? क्योंकि हम जैसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं वो ढूंढते हैं कि मैं HNI क्लाइंट्स को ढूंढूं और मैं इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को ढूंढूं और मेरा बिजनेस को एक्सपेंड करूं. बट आपने ना बहुत टफ रास्ते लिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए. उस बारे में बताएंगे कि आपने ये लोग को कैसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सिखाया. जब स्टार्टिंग में मीटिंग में मेरे को बुलाते थे म्यूचुअल फंड की मीटिंग में, तो सारे के सारे आरएम और ऑफिसर्स लोग इंग्लिश में बात करते थे. तो एक एएमसी का जो मीटिंग में गया था तो उधर सब इंग्लिश में बात करने लगे. तो मैंने बोला भाई ये तो सब इंग्लिश में बात करे, मेरे को नहीं जमेगा. तो बोलते है तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कोई क्लाइंट ढूंढ कि उसको इंग्लिश नहीं आता है. मैं बोला ऐसा तो कौन है? बोलता है सबसे मजे की बात, बॉम्बे के अंदर 95% लोग को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है. मैं बोला मतलब सब इतने सारे? तो बोलता है किसने बोला? बहुत सारे बिजनेसमैन है जिसको इंग्लिश नहीं आता है. तो वो हर एक बिजनेसमैन को वाले को अपना कस्टमर बना और उसको उसकी ही लैंग्वेज में समझाना.
और क्लाइंट के घर पे जाने का और उसको समझाने का। तो क्लाइंट के ऑफिस में जाना भी मैंने चालू किया। मेरे जितने भी क्लाइंट है 80% क्लाइंट के फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है। अपना बॉम्बे का नेशनल हाईवे जो है वहां पे एयरपोर्ट के बाजू में जितनी भी झूपड़पट्टी है वो हर एक झूपड़पट्टी में कम से कम मेरे 20% क्लाइंट है। मेजर स्लम एरिया मैंने पकड़ लिया है और वो लोग के पास पैसा अच्छा खासा है। खाली उनको एक ही है कि पैसा किधर इन्वेस्ट करना वो मालूम नहीं है। तो मैंने उनको इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता बताया। अभी क्लाइंट लोग का बिजनेस के ऑफिस में जाने का तो वड़ा पाव वाला है उसके घर पे जाने का, उसके दुकान पे जाने का, चाय वालों को ऐसा समझाता हूँ, बूट पॉलिश वाले को समझाता हूँ, हवलदार को समझाता हूँ उस हिसाब से। और ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हाँ सब पार्टनर्स सोचते होंगे कि हम कहाँ से क्लाइंट लाए, और ये आपकी एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि अगर आप आपकी नजर ओपन करिए तो बहुत इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सरप्लस पैसे रहते हैं, पर आप उनको टैप कर पाते हो कि नहीं, ये आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो परेश भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके जैसे आपने बताया बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या आप कोई एक की इंसिडेंट बता पाएंगे कि आपने कैसे कोई एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी कैसे हेल्प की इन्वेस्टर्स के लिए? तो आप एक आइडिया या कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे हमारे पार्टनर्स के लिए? लोअर पैरल में मेरा एक क्लाइंट है, वो वहां पे टेलीफोन ऑपरेटर है और क्लाइंट 100% ब्लाइंड है। टेलीफोन ऑपरेटर है और 100% ब्लाइंड है। उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट का कुछ है तुम्हारे पास? मैं बोला है। तो बोलता है क्या है? मैं बोला तेरा सैलरी है ना जो, हाँ उसका 30% तू मेरे को दे। तो उसने बोला मेरी तो सैलरी अभी 6,000 ही है। हाँ तो क्या हो गया, 6,000 का 30% दे दे, 1,800 रुपया दे दे। नहीं परेश भाई इतना तो नहीं हो सकता है। तो 1,500? हाँ 1,500 दे सकता हूँ, तो थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। बोला हाँ ठीक है। फिर बाद में उसने बोला कि इंक्रीमेंट, मैं बोला इंक्रीमेंट का भी चाहिए मुझे 30%। तेरे अकाउंट में कंपनी तेरे को जो भी पैसा देती है ना उसका 30% तू दे मेरे को। और आज उस आदमी का इतना सही पोर्टफोलियो है कि उसका अगर आज वो रिटायर्ड होता है तो उसको 1.5 टाइम्स सैलरी मिल सकती है। बहुत बढ़िया परेश भाई, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि आप जैसे आप बता रहे हैं कि आदमी के पास इन्वेस्टिंग के पैसे कम है, पर अगर वो खुद सेविंग्स पे ध्यान रखे तो छोटा अमाउंट 1,000 या 1,500 रुपए भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की इम्पैक्ट क्या हो सकती है। आई थिंक सो आपका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके छोटे छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो परेश भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एक परेश भाई, बहुत कंसर्न रहती है हमारे पार्टनर फ्रेटर्निटी में कि ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है म्यूचुअल फंड में बहुत चेंज हो रहा है काफी टाइम से। तो आपका मानना क्या है कि ये जो चेंजेस हो रही है उसमें पार्टनर्स कैसे अपने आप बिजनेस को चेंज कर पाए और उनके बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाए? रेगुलेटरी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी आएगी, और एवरी टाइम चेंजेस आएगा। और उसमें से ही आपको चेक करना है कि ये आप किस हिसाब से कर सकते हो। घबरा के मार्केट से मत निकल जाओ, खाली उसको पॉलिश कर दो ना। खाली 1 महीना ही तो लगेगा ना आपको धंधा चेंज करने में, मतलब समझने में। गवर्नमेंट ने क्या नया रूल लेके आया वो समझने को 1 महीना बहुत हो गया। अभी लेटेस्ट में अभी जस्ट आया हुआ है मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले कि 1 जनवरी से अपना ये आने वाला है, क्या बोलते हैं, चेक पास होगा उस दिन का एनएवी मिलेगा। हाँ तो क्या हो गया, क्लाइंट को बोल देने का सीधा कि भाई अभी से आपको आप मार्केट नहीं कर सकते हो और आपको जिंदगी में मार्केट तो करना ही नहीं चाहिए। कंटिन्यूस आपको स्टे इन्वेस्टेड। तो आपकी बात एकदम सही है कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज होने से अगर आप उसको पॉजिटिवली लेइए कि इससे इन्वेस्टर्स की बेटरमेंट होगी तो काफी अच्छा रहेगा। एक चीज हमारे पार्टनर्स आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी पेंडेमिक और क्राइसिस चल रहा है तो काफी बिजनेसेस इंपैक्ट हो गए होंगे, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी पार्टनर्स को कि ये टाइप की अगर
क्राइसिस आती है तो कैसे उनको क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करनी चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए? अभी ऐसे टाइम में तो एक ही बोलूंगा कि क्लाइंट को पैसे की जरूरत रहती है। मेरे क्लाइंट को इतना ही मैंने बोल कर रखा है कि आपके घर में कुछ भी हो जाए तो पहला फोन डॉक्टर को, दूसरा फोन मुझे आना चाहिए। क्लाइंट को पैसे की जरूरत रहती है, उसके घर में अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हमारा काम बनता है कि उसको हेल्प करना। तो उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको इस हिसाब से करो कि उसको इजी लिक्विडिटी हो, मार्केट में ऊपर नीचे की वजह से उसको कम नुकसान हो। उस हिसाब से क्लाइंट के घर पे जाने का फायदा एक ही है कि उसके घर पे जाते हो तो उसके घर पे क्या क्या खिलौने हैं, तो उससे पता चलता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। उस लाइफस्टाइल के हिसाब से क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है लिक्विडिटी। तो आप कैसे आपकी एसेट एलोकेशन में स्ट्रैटेजी में लिक्विडिटी प्रोवाइड करो इन्वेस्टर्स को, तो ये बहुत एक अच्छी एडवाइस दी है आपने पार्टनर्स के लिए। एक और सवाल जो मेरे को आपसे पूछना था परेश भाई, इज दैट आपने काफी टाइम से, जैसे आपने बताया 20 साल में आप ये इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप शेयर करना चाहेंगे जो पार्टनर्स यूज कर पाए स्पेशली इन दिस सिनेरियो ऑफ लॉकडाउन, जिससे वो इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट कर पाए? सबसे पहला तो कोई भी क्लाइंट को कोई भी स्कीम देते हो उस स्कीम में खुद का पैसा होना जरूरी है। और दूसरा कि कुछ भी हो जाए, अगर वो आदमी खुद की एमएफडी मतलब खुद की ऑफिस नहीं ले सकता है तो किसी के साथ शेयरिंग में ऑफिस ले करे तो क्लाइंट को पता चलेगा कि नहीं ये आदमी टेम्पररी नहीं है, ऑफिस है तो ऑफिस में से ऑपरेट करता है तो यानी लंबी रेस का घोड़ा ही है। उस हिसाब से Paresh bhai, I want to bring a very new element in today's Big Leap initiative. I'm very happy to introduce Sneh Bayani, and is managing our Mumbai MFD sales business. And Sneh is very instrumental in managing very important, relationships like Paresh bhai for us. So thanks, Sneh, for joining me in today's discussion. Thank you, sir. Thank you, sir, for having me. So Sneh, I wanted to ask you a question कि हमने परेश भाई से बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, पर यू नो परेश भाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आप do you want to share some interesting insights of Paresh bhai on how he has been managing his mutual fund industry? My first interaction with Paresh sir was when I walked into his office and I introduced him that, sir, I will be managing your relationship from now on. And he said, okay, you wait outside the cabin, I will call you. And there were few clients he was sitting and interacting with. And the beauty of that interaction was like in 30-40 minutes of discussion, none of the mutual fund scheme names were discussed. Okay, the only discussion was, why are you investing money? What is the time horizon of your investment? And when do you want this money? And most importantly, what risk are you willing to take? The discussion for this 30-40 minutes was going around these 4 questions only. And I was like, how can someone discuss with the clients only on these parameters and suggest schemes? That was like, the first, impression that Paresh bhai's relationship gave to me, that no, you have to be very clear about what thought process should be done. Second is that, we only say, or we only hear this in our mutual fund industry, is that discipline and patience, are the keys for creating long-term wealth creation. But trust me, this too, how they are practiced and how they are preached is a live example of how Paresh bhai deals with his clients. Okay, whenever a client comes and says कि okay, परेश भाई मुझे इतना पैसे डालने हैं या परेश भाई मुझे इतना रिटर्न चाहिए, so it is like vice versa. You tell him the number of years, he will say okay, इतने टाइम में इतना बन सकता है. There is no that asterisk marks which he carries. It is very clear that okay, this is how you should do, this is how you should plan. One very
good example is that luckily, he came to my building because on ground floor, he has his client. And the young boy, she said, Papa, ye paisa mangne wale uncle aa gaye. I was like, what is this? How can you say someone paisa mangne wale uncle aa gaye? Then I asked Paresh bhai, what is this? He said, yeah, whenever I go, it is only with one intention, that I have to get his money so that I could save. This is what Paresh bhai is with his clients and with his set of people. Every time when I meet him, there is, something new to learn from him. When we go for, a cup of tea below his office, because it is a universal rule. If you go to his office, you have to have that tapir ka chai. Without that, you'll not be allowed to go. And there he's sitting, we are drinking tea. The tea vendor is saying, sir, ye hai, mera itna jama ho gaya, aapko de dunga. Phenomenal, like, very eye-opener for people like me, because when we go out in the industry, when we meet partners like him, there are people who are struggling, to get the business right because of regulatory environment changes, as mentioned by you. And here is the man who is not worried about regulatory changes. He's saying, हाँ ठीक है, वो fine tune कर देंगे हम. क्या करना क्या है? वो रेडियो का बटन आता है, उसको fine tune करते हैं तो आवाज आ जाता है ना. We'll fine tune. So that's how the charm is that Paresh bhai carries with him. So thank you, Sneh. You shared very, very interesting insights on the life of Paresh bhai. Paresh bhai, before we end today's very interesting Big Leap discussion, any last one message that you want to share for all our partners? बोरीवली में जितनी भी एएमसी की ऑफिस है, उनके हर एक रनर बॉय का इन्वेस्टमेंट मेरे पास ही है. बहुत बढ़िया Paresh bhai. So thank you Paresh bhai for a very candid, very interesting discussion. And we are all three Gujaratis here. તો હું તમને દિલથી શુભકામના આપું છું કે તમે તમારું બિઝનેસ ગ્રો કરતા રહો અને તમે એક બહુ મોટું નામ કમાવી દો અને જેટલા બી તમે લોઅર સેગમેન્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને હેલ્પ કરો કે એ લોકોની વેલ્થ ગ્રો કરી દે. તો બેસ્ટ ઓફ લક પરેશ ભાઈ. સો થેન્ક યુ સ્નેહ, થેન્ક યુ પરેશ ભાઈ ફોર ટુડેઝ ડિસ્કશન and hope to connect with all our partners in this Big Leap initiative. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.